वार्षिक बिक्री विवरण। बजट क्या होती है? बजट जो होती है चमड़े का बैग। वो बजट का अर्थ है। अनुमानित खर्च का ब्यौरा। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अनुमानित जो अगला साल हमारा वो है उसका हम जो योजना बनाते हैं वही बजट है अनुमानित। और उसमें हम करते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, गर्मी लग रही है क्या? फैन लगी बाहर कोई से आप ये कल बात 10 लाख का घर बन जाता है, घर अच्छा था नहीं चलता है। हाँ देखते मुझे पहले नहीं कहा था। 10 लाख की करोगे इसी में नहीं होते ना क्या ध्यान रखिए आप लोग। अनुमानित जो हम अपना खर्चों का अनुमान लगाते हैं कि हम कितना खर्च करेंगे कितना करेंगे तो क्या होता है बजट। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में आदमी कुछ कहता है कि हमारा बजट गड़बड़ा गया, हमारा बजट साथ नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग भी अपना मासिक खर्च का बजट बनाते हैं ना, सोचते हैं कि इस महीने में एक कर लिया जाएगा, इस महीने में एक कर लिया जाएगा, और इसको संविधान के अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया। उसमें परिभाषा में और कुछ नहीं, बस है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण। और वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 मार्च 31 मार्च। और बजट जो होती है, बजट का नाम कैसे पड़ा? बजट 1892 जो चमड़े का थैला होता है उसको उसके थैले से पड़ा। लेकिन अब तो समय बदलता, जैसे इंडिया में ही अब तो लाल कपड़े में जो वित्त मंत्री हैं उसको बही खाता कहेंगे और उसको लेके लाल कपड़े में, जैसे हम लोगों का होता है हिंदू धर्म की लक्ष्मी जी का वो है, उस तरह से वो अब चेंज हो गया है। लेकिन जो अर्थ है वो तो उसी से चलेगा। अब की बात का देखिए होंगे क्या पिछले साल से लाल कपड़े में लपेट के जो है और उसको उन्होंने बही खाता हो गया। और अब की बार बजट में प्राथमिकताएं 7 प्राथमिकताएं दी गई जिनको सप्तऋषि कहा गया है। अभी विशेष का इंटरव्यू चल रहा है इस समय, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया कि सप्तऋषि योजना क्या है बजट। तो 7 वो हैं, इसके पहले 21 थी। पिछले बजट में 21 योजनाएं थी जिनको हम पाना चाहते थे, जिनको बजट के माध्यम से पाना चाहते थे। हम अभी लिखा दे, जैसे बता दे रहे हैं आप लोग पॉइंट कुछ चीजें। जैसे इसमें आंकड़ा ही है, कितना हमको अनुमान पाना है, कितना वो है, ये सब चीज आपको हम नोट करा देंगे। और इसमें जैसे ये सब चीज ये बताने की जरूरत तो है नहीं, नोट करना होगा कब बजट कब प्रस्तुत की गई है फरवरी 2023, इससे वो तो है नहीं। ये जानना चाहिए क्या क्या है। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको 112 में अनुच्छेद 112 में किया गया है कि क्या है, वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 में। वो वित्त आयोग है। यस सर, वित्त विधेयक। वित्त आयोग को 280 में। वित्त आयोग क्या होता है? हाँ, राज्य की रिसर्च में बंटवारा किया जाता है उसको। और एक 113 में किया गया है इसको, ये रुपये अनुदान की मांगे 113 110 क में 110 क में वित्त विधेयक है। और धन विधेयक 110 में। हाँ 110 में। तो जितना धन संबंधी अभी हम बता रहे थे ना, Yes, कि जितना धन संबंधी प्रावधान होता है उसमें लोकसभा का अधिकार जो होता है वो डोमिनेटिंग का होता है, प्रभावी होता है। सर्वे सर्वा तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे राज्यसभा चाहे तो 14 दिन के लिए तो रोक ही देती है। कोई भी विधेयक या धन विधेयक उसके पास जाता है राज्यसभा के पास, तो उसको वही सोचती है कि हम इस पे अपना वो न दें तो उसको रोक देगी। तो 14 दिन के बाद मान लिया जाता है वो विधेयक कि पारित हो गया।
इसलिए सर्वे सर्वा नहीं कर सकते। सर्वे सर्वा तब रहता है कि जब उसको उसके बिना भी काम चल जाता है। काम तो चल जाता है लेकिन डिले हो जाएगा। और यह प्रावधान इसीलिए किया गया है कि लोकसभा में जो किया गया कि लोकसभा ही जो होती है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। और लोकसभा में जो आते हैं सदस्य वो जनता द्वारा चुनते हैं। इसीलिए प्रावधान किया गया। और जितने वित्तीय और धन संबंधी प्रावधान है लोकसभा वहाँ डोमिनेट करती है, प्रभावी रहती है। अब एक होता है अनुदान की मांगे। अनुदान जैसे जो अनुदान हमको चाहिए गवर्नमेंट से, आप लोग देखते होंगे कि वित्त आयोग में राज्यों में कई राज्य आरोप लगाते रहते हैं कि हमको हमारा अनुदान नहीं मिला है, हमारा जो भाग है हमको नहीं मिला। और जो टैक्स जो हम लोग देते हैं इसमें हिस्सा होता है राज्य का भी और केंद्र का भी। तो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिसे सीधे केंद्र सरकार लेती है लेकिन उसको राज्य का हिस्सा फिर देती है। जीएसटी में भी यही है, जाता है केंद्र सरकार को लेकिन राज्यों को भी उसका हिस्सा मिलता। अभी कल या परसों था कि उत्तर प्रदेश का जीएसटी का 3 वर्षों का हिस्सा नहीं मिला था, अब वो रिलीज होने वाला है। एसजीएसटी राज्य में जाता है सर? हाँ, एसजीएसटी राज्य में जाता है, हो जाता है लेकिन एसजीएसटी तो उस समय शुरू नहीं था। अब जीएसटी में सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी, हाँ उसमें कई है। तो जो बाकी था वो इस समय मिलने वाला है। और इसमें कर प्रणाली भी है कि जैसे हमारा सबसे अधिक पैसा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उसको हम बताएंगे जैसे कि कहाँ आता है, कहाँ आ जाइए। अब की बात का देखिए बजट नोट कर लीजिए जो सप्तऋषि को बना रहे हैं। इसमें एक लाइन थोड़ा सा लिख लीजिए। 1 फरवरी 2023 को 1 फरवरी, आज संख्या कम से कम ज्यादा है। ज्यादा? यस सर। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। संसद में दोनों चीजें आ जाती हैं, आपको पता है ना, लोकसभा। एक बार लोकसभा में जब किसी मामले में बात हो जाती है तो फिर राज्यसभा में होती है। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री हो गए ना, ये सर पेश किया। ये भले लोकसभा सदस्य हैं लेकिन जब बजट पर चर्चा होती है तो इनको राज्यसभा में भी उपस्थित होना पड़ता है। जैसे कोई और मंत्री है, मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन जब चर्चा लोकसभा में होगी तो लोकसभा में भी आएगा जवाब देने के लिए विपक्ष का। ले लीजिए, प्रस्तुत किया हो गया। इसमें लिखिए संसद में प्रस्तुत किए गए बजट में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या उसमें मतलब शामिल है? पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण। पुस्तक में बजट लिख सकते हैं आप लोग। वार्षिक वित्तीय विवरण। दूसरा है अनुदान की मांगे।
अनुदान की मांगे, मांगे मतलब डिमांड, अनुदान की मांगे। इसको बताया ना कि अनुदान क्या मांगे होती हैं, जो जिसका हिस्सा होता है अनुदान उसे भी मांग लिया जाता है। जैसे इसी कॉलेज के लिए एक वो किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है तो यहाँ से लेटर बन के जाएगा, जो भी अथॉरिटी होगी इसके ऊपर, जिसे कॉलेजों में कौन अनुदान देता है, यूजीसी, शिक्षा क्या उसका हुआ है, उसका अनुदान आयोग नाम ही है, तो अनुदान देती है यूजीसी। तो यहाँ से जाएगा, फिर जो भी जैसे अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है, निगम की ऊपर जाते हुए तो वहाँ से मांग रखी जाएगी कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ से अनुदान ग्रांट होगा, वो आएगा तो फिर और उसका पूरा खर्चा होता है। यहाँ भी वार्षिक ऑडिट होता है हर जगह, जैसे मार्च अप्रैल में आप लोग देखेंगे, फरवरी मार्च में ही विभागों में होता है कि ऑडिट हो रहा है, तो जितना पैसा कोई सरकार देती है गवर्नमेंट, तो अपना हिसाब भी लेती है कि हम इतना दिए, आप कितना खर्च किए, कितना किए। यही है अनुदान की मांगे। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है बजट में? पहला हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, दूसरा अनुदान की मांगे, तीसरा है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में कोई वित्तीय विवरण बता रहे थे ना 110 का। यस सर। और चौथा है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विवरण। इसमें लेखा जोखा रहेगा पूरा कि जितना वो किया गया, पिछला वाला होता है ना, राजकोषीय घाटा हुआ इतना, हुआ इतना, बजट घाटा है, ये चार चीजें इसमें शामिल रहती हैं। ठीक, अब चारों चीजें में विस्तृत हो तो हमको उस पर वो नहीं करना। आप देखना आपकी बार बजट में करंट में क्या होगा, देख लीजिए आपकी बार बजट की मुख्य चीजें क्या है, वो सातों छोड़ के जैसे सुन लीजिए। जैसे अभी रेलवे में, रेलवे पहले रेलवे का बजट होता था ना, कब से बंद हो गया रेलवे, 2014। अब उसके इसी में शामिल कर दिया गया है, रेल बजट भी इसी में शामिल। अब रेलवे के लिए भी अलग से बजट नहीं बनती, लेकिन उसके लिए जो बजट का प्रावधान किया जाता था वो है इसी में। और संरचना के लिए, और संरचना क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हुआ, पुल हुआ, इस सब चीजों में कोई भी चीज यहाँ पर देखिए बनती है तो उसमें बजट होती है। अभी आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि 3 मंडलों में इधर जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनने वाला और हर मंडल में लगभग एक विश्वविद्यालय है। इसके लिए था कि इस बजट में जो उत्तर प्रदेश की बजट प्रस्तुत की जाएगी, अभी चल रहा है ना, इसमें हर विश्वविद्यालय के लिए हर उसमें मंडल में 50-50 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। अगर वो पास हो गया तो इसलिए 50 करोड़ थोड़ा क्यों कर दिया गया कि उसका मूल ढांचा जो है वो तैयार हो, उसके लिए मसौदा तैयार होगा, फिर जमीन का अधिग्रहण होगा, कहाँ बने कैसे, तो मूल चीजें। आप कोई विश्वविद्यालय बन जाता है तुरंत तो उसकी बिल्डिंग नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता। जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालय बनना हुआ बस्ती में ही, तो होगा कि एपीएन में उसका कार्यालय रहेगा, एपीएन में शैक्षणिक कार्यालय रहेगा और चलता रहेगा। इसी तरह के विश्वविद्यालय बने, जैसे आजमगढ़ में बना है विश्वविद्यालय राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, तो वहाँ एक डीएवी कॉलेज है, तो उससे उसका अभी ऑफिस वहीं से गौन होगा। इसलिए बजट में जो बुनियादी चीजें जो एकदम कुछ नहीं, उसके लिए भी प्रावधान किया जाता है। इसमें आएगा और संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब देखिए कर, इस बजट में कर प्रणाली में संशोधन किया गया है। कर प्रणाली जैसे कर देने टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे
जैसे नौकरी पेशा वाले बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मांग होती है अक्सर कि हमारा टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए। टैक्स स्लैब का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, अभी नियम ये था कि 2.5 लाख तक जिसकी आय है उसको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से 5 तक जो है उसको 5%। इसमें अब संशोधन किया गया है। इसी की जैसे मांग होती है कि 5 लाख तक हमको टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अगर इस तरह करेगी तो उसको तो वो गवर्नमेंट जो पैसा लेती है जनता से ही लेती है और जनता को ही देती है जनता को। जब टैक्स उसको कम मिलना शुरू हो जाएगा, देखें कल्याणकारी योजनाएं अन्य चीज़ें जो हैं बंद हो जाती हैं या उसके लिए बजट नहीं होता है। किसी चीज़ के लिए एक ही बार बजट को नहीं कर दिया जाता। अभी जैसे बताया विश्वविद्यालय के लिए, उनके लिए अगर बजट आवंटन हुआ 50 करोड़, 50 करोड़ में एक विश्वविद्यालय बन के तैयार नहीं हो जाएगा। कहीं कहीं सुनेंगे आप लोग या पेपर में पढ़ेंगे कि बजट आई थी, कोई चीज़ बन रहा है पूर्ण, फिर अगली बजट नहीं पास हो पाई, जिसको अनुदान कहते हैं और अनुदान मांगे और तो उतने पर रुक जाता है। मान लीजिए कोई पुल बन रहा है, उसको साल भर में बनाना है, उसके लिए 10 करोड़ बजट आवंटित थी और उसको बनाते बनाते 4 साल हो गया। तो 4 साल पहले जो चीज़ें सस्ती थी अब तो महंगी हो गई, अब उसकी लागत हो गई 20 करोड़। तो 10 करोड़ जो है कहाँ से लाएगा? ठेकेदार तो अपने से करेगा नहीं। इसके लिए वो फिर मांग की जाती है, कभी कभी नहीं पास हो पाता है, तो चीज़ें रुक जाती हैं। ये जब पास होती हैं तो फिर बनाया जाता है। इसी तरह टैक्स को बहुत कम नहीं किया जा सकता। टैक्स को वो मतलब गवर्नमेंट का टैक्स ही सब कुछ है कि टैक्स लेना ही। देखिए जीएसटी में काफ़ी विरोध होता है कि जीएसटी को किया जाए, वापस ले लिया जाए, इसमें टैक्स में जीएसटी में जैसे कई टैक्स लगे है ना, यस सर, कितने 5 है। हाँ, तो उसमें मांग की जाती है। जैसे कुछ चीज़ें में होता है, अभी था कि दूध पे ज़्यादा लग गया, 18% लग गया, दवाओं पर लग गया। इन चीज़ों में मांग की जाती है कि जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं, दवाएं जो हैं जीवन रक्षक चीज़ें हैं और कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, दूध है, ये सबके लिए जरूरी है, खाद्यान्न हुए, इन पे कम लगाया जाए। तो अब टैक्स स्लैब बता रहा था मैं ना, अब की बार टैक्स स्लैब जो था पहले 2 लाख 5 हजार 2.5 लाख तक टैक्स फ्री था, अब उसको 3 लाख तक कर दिया गया है। नया टैक्स स्लैब जो है इस बजट में 3 लाख कर दिया गया है। अब दूसरा जो है पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होता था, अब जो है उसको 3 लाख से 6 लाख तक दिया गया है। ये नई टैक्स प्रणाली इसका नाम दिया गया है और वो भी रहेगी पिछली भी। इसमें कर्मचारियों को अवसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन टैक्स प्रणाली अपनाएंगे। जैसे एनपीएस है, ओपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें कर्मचारी अगर मांग करते हैं कि इसमें भी हम लोग को ऑप्शन दिया जाए, जबकि एनपीएस को मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी मतलब कि अनिवार्य है, आपको न्यू पेंशन स्कीम ही करना है, जो भी सरकारी लोग हैं। और कर्मचारी किसकी मांग करते हैं कि हमको ओपीएस मिले, ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसमें ये भी कुछ और मांग करता है कि गवर्नमेंट का ये अच्छा करता है कि हमको डिफॉल्ट दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि हमको जो अच्छा लगे हम उसको चुने। तो इस न्यू उसमें टैक्स रिजीम जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है, या तो आप पुराना चुनिए या नया चुनिए। तो दूसरा टैक्स स्लैब कितना हो गया? 3 से 6 लाख। ये पहले कितना था? 2.5 से 5 लाख। इस पे कितना टैक्स लगेगा? 5%। और अगला है इसमें टैक्स स्लैब 6 से 9 लाख, 6 से 9 लाख। इसमें कितना है टैक्स? 10%। और अगला इसमें एक नोट करिए, और
टैक्स स्लैब 9 से 12 लाख, इस पे एक सेकंड उसको लिख लीजिए, इस पे 15%। अच्छा, एक पूरी रिकॉर्डिंग होती है इसमें? यस सर। अच्छा, चलिए, हमको पता नहीं है कि मतलब कौन उठा रहे हैं, वो भी चला जाएगा। ये सैलरी वो केस कर दिया गया चलिए, था ठीक, कोई बात नहीं। इतना पूरी अब क्या बता रहा था? सर। 9 से 12 लाख 9 से 12 पे 15%। 15%, और अगला टैक्स स्लैब 12 से 15 लाख, इस पे है 20%, इस पे है 20%, और लास्ट है जो 15 लाख के ऊपर रहेंगे उस पे 30%। तो जैसे ना हो गया 15 लाख के ऊपर 30%, इसमें 3 तक जो है नथिंग, कुछ नहीं, ठीक, 3 लाख तक। तो जैसे मान लीजिए जिसका 10 लाख हो साल भर का सालाना वेतन, अब 3 से 6 तो 3 लाख तो उसका निकल गया, बचा 7 लाख। ऐसा नहीं है कि जिसका 3 लाख है तो उसी को, जिसका 10 लाख है उसमें भी वो 3 लाख है, उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 तक कितना है? 5%, इस पे 5% लगेगा, और 6 से 9 तक 10%। तो मान लीजिए जिसका 10 लाख होगा सालाना, तो उसका 3 लाख निकल गया, 7 बचा, फिर यहाँ बच गया कितने? 3 से 6 पे 5% लगेगा, अब फिर कितना बचा? 4 लाख और बच रहा है, 6 से 9 पे 10%, और 10 से अगला रिजीम क्या है? 9 से 12। नहीं, 9 से 12। यस सर, 9 से 12। इस पे कितना परसेंट? 15%। अब इसमें 9 से 12 जो बच रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 ही लाख बच रहा है, तो इसी में इसका यहाँ पे 12% कटेगा। अब 3 लाख पे इनका कुछ टैक्स नहीं लगा, जिसका 10 लाख है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा था, ठीक। 3 लाख पे कुछ टैक्स नहीं कटा, अब फिर 3 से 6 पे 5%। तो इसका 3 लाख का 5% कितना होगा? 15। और 6 से 9 का 30%, 30, और 9 से 12 का 15, कितना? 15% ना? 15%। तो यहाँ हम 10 लाख पे बता रहे हैं, 1 ही लाख बच रहा है इनका, तो इस पे 15% का मतलब 15। ठीक, कितना टैक्स दे रहे हैं 10 लाख पे? 15, 30, 45, 15, 60, इस तरह। और पुराने स्कीम में क्या था? सब दे देगा तो बचेगा। हाँ, सारा दे ही दे रहा तो बचेगा। कहाँ दे रहा है सर? 60,000 रुपए दे रहा है 10 लाख में ना, परसेंट नहीं, उसको परसेंट तो अलग अलग। देखिए यहाँ से 15, यहाँ तो 3 से 6 तो वो है, 3 तक फ्री, फिर 3 से 6 5% तो 15,000, और इसका 6 से 9 10%, 30,000, और यहाँ बच रहा है 1 ही लाख। एक उदाहरण का बता रहे थे, तो यहाँ 15 हो गया, तो टोटल का मैं वो जोड़ना। इसमें पहले क्या था कि इसमें कुछ छूट मिल जाती थी, उस छूट को अब दूसरे ढंग से वो कर दिया गया है। पहले जैसे आप लोन ले लें या और कुछ कर लें, उसको छूट मिलती थी। कुछ ही चीज का होम लोन ले लिए, जैसे आप 1.5 लाख रुपए तक, उस पर छूट मिल जाती है। इस 5 लाख के अलावा 1.5 लाख और बच जाता था। और LIC करा लेने पे या PPF होता है, आप अपने वेतन से PPF कटवा देंगे, उससे होगा। कोई भी बचत योजना आपको लेनी पड़ेगी जिससे आपको छूट मिल जाती थी, आप उतना करा सकते हैं।
कुछ टैक्स में छूट मिल जाती है, लेकिन नए टैक्स रेजिम में ये सब प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। तो थोड़ा सा बढ़ा है तो लगभग मिला के सब इसका वो करेंगे। आप लोग को तो पढ़ाई की दृष्टि से ठीक है नई चीज है, लेकिन कर्मचारियों की दृष्टि से क्या है, लगभग कुछ समान ही है। अभी तो कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है किसमें कौन हमारे लिए अच्छा होगा, कौन अच्छा रहेगा, कौन ज्यादा फायदे में है, कौन नुकसान में। इसलिए अभी इस पे बहुत क्लियर कट वो नहीं है उनका। और इसमें एक बताया था ना, एक नई इसमें व्यवस्था वो ऑप्शन दिया गया है कि आप अभी जो इच्छा हो पुरानी टैक्स प्रणाली अपनाइए या नहीं। आपकी इच्छा है तो नई वाले चले जाइए। गवर्नमेंट अभी मैंडेटरी नहीं की है, थोपी नहीं है, अनिवार्य नहीं की है। रुके कल हम बात कर लेंगे, गर्मी लग रही आप लोग देखते हैं। हम लोग तो सुबह ही आ जाते हैं, हम तो खुद ट्विटर पढ़ने के बाद या तो फाइन चलवाते हैं किसी तरह। इसमें ऑप्शन रहेगा, जो उनको अच्छा लगे वो दोनों में से चुन सकते हैं। अब अगला इसमें बजट की प्राथमिकताएं। बजट की क्या प्राथमिकताएं, तो बजट के इसमें अब की बार 7 प्राथमिकताएं की गई हैं, जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। अभी पीसीएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कल कि सप्तऋषि योजना बजट में क्या है। तो इस बजट में जो 23-24 में 7 प्राथमिकताएं हैं, उन्हीं को सप्तऋषि कहा गया। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम उसको थोड़ा सा विस्तृत में बताएंगे। पहला नोट करिए, समावेशी विकास। समावेशी विकास। दूसरा है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना भी बता रहे थे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। अगला पॉइंट है क्षमता को उन्मुक्त करना। क्षमता को उन्मुक्त करना। अगला पॉइंट है हरित विकास। हरित विकास। कितना पॉइंट हुआ? 5। अगला पॉइंट नोट करिए, युवा विकास। युवा विकास। और लास्ट पॉइंट है वित्तीय क्षेत्र। ये जो सभी योजनाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जितना ये किया गया है एक दूसरे की जुड़ी, एक दूसरे की पूरक है। और इसको क्या नाम दिया गया मार्गदर्शन करने वाले के रूप में? सप्तऋषि योजना। सप्तऋषि। मान लीजिए जहाँ में करंट में ही बोले सप्तऋषि योजना क्या है या किसको नाम दिया गया, यही है। तो पीटी में तो यही पूछेगा, मेंस में पूछेगा कि हो सकता है कि सप्तऋषि 2023-24 के बजट में सप्तऋषि योजना को संक्षेप में या विस्तार में जिसमें कहते परिभाषित करिए या उसका वर्णन करिए। तो इसको ये योजनाएं हैं, इसको आप लोग करेंगे। तो इसमें पहला लिखे समावेशी विकास। इसको हम 60 में जो आंकड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक। समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ,
जो सबको साथ लेके चले, सबका समावेशी विकास। जैसे किसी स्टूडेंट को ही कहा जाए कि इसका समावेशी विकास हो रहा है, तो उसके हर क्षेत्र में जो उसका ज्ञान है उसका समावेशी विकास हो रहा है। और किसी देश के बारे में कहा जाए कि इसका समावेशी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में हर वर्ग का। जैसे हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में कुछ क्षेत्र जो है विकसित हैं, कुछ अल्पविकसित हैं। नहीं, भारत तो विकासशील देश है, वो तो पूरा ठीक है, देश के बात नहीं। विकासशील कुछ अल्पविकसित देश होते हैं, कुछ अविकसित होते हैं, कुछ विकसित देश हैं। लेकिन भारत में ही जो बहुत बड़े भूभाग में बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत सी जातियों, धर्मों, भौगोलिक क्षेत्रों में, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र भी वो है। यहाँ का हमारा उत्तर हिमालय है जो क्षेत्र, हिमालय का सब क्षेत्र, वहाँ साल भर ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ भौगोलिक रूप से भी विभिन्नता है। दक्षिण में जाएंगे अक्सर वहाँ गर्मी ही रहती है, ठंड के मौसम में भी ठंडी नहीं पड़ती। कर्नाटक में, मुंबई में बहुत थोड़ा। मध्य क्षेत्र जो है जिसमें हम लोग हैं, यहाँ पे तीनों मौसम होता है, फिर भी गर्मी की जो होती है अधिकता होती है। इस हिसाब से भी किसी चीज के विकास पे वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का समावेशी विकास, वो तो ऐसे माना जाएगा कि भारत का समावेशी विकास हो रहा है, लेकिन ऐसे देखेंगे क्षेत्र वाइज। जैसे उत्तर प्रदेश में ही देखिए, माना जाता है पश्चिमी क्षेत्र जो है ज़्यादा डेवलप है पूर्वी क्षेत्र से। पूर्वी में जैसे हम लोग आते हैं, पूर्वांचली क्षेत्र, इससे ज़्यादा डेवलप है पश्चिम का। और हरित क्रांति जब आई थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उठी थी। हरित क्रांति क्या थी? फसलों से गेहूँ चावल जैसे इसमें इनका उत्पादन को बढ़ाया जाए। और इसके भारत में जन्मदाता किसको माना जाता है? और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति जो थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा लिए बहुत ज़्यादा, वहाँ का खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा है। जैसे आंकड़ा देखेंगे वो आप लोग प्रति हेक्टेयर का, तो पंजाब सबसे ज़्यादा है। भले उत्तर प्रदेश ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करता है, तो वहाँ पे ज़्यादा हरित क्रांति का और बढ़ा। अभी समावेशी विकास बता रहे थे ना। और सरकार का जो ऐसे इस समय सरकार है, इसका क्या नाम है? सबका विकास। हाँ, वो तो जोड़ हर बार जोड़ दिया जाता है कुछ, लेकिन क्या है, सबका साथ सबका विकास। इसमें आगे कुछ और जोड़ दिया जाता है जो, लेकिन मेन जो है, जब से गवर्नमेंट है आई है एनडीए सरकार मोदी जी के, उसमें यही नारा लेके चल रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास। समावेशी विकास में एक ये भी है कि व्यक्तियों में भी जो निम्न तक का है, सबका सबसे, जो केवल कमाता खाता है, कुछ लोग हैं रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जितना पैसा है जितना कमाई, जैसे बहुत से लोग हैं। इसमें हंसने की बात नहीं, वो सोचने की बात है। कुछ लोगों को वास्तव में खाना के लिए भी उतना पैसा नहीं मिल पाता, खाली दिन भर रिक्शा खींचते हैं। रिक्शा चलता था तो वो भी रिक्शा आ जाने से जो रिक्शा चालक थे बेचारे, उनकी आजीविका पे संकट आ गया है। वो जितना कमाएंगे दिन भर कितना कमाते हैं, 100-200 कमाते होंगे। हो सकता है किसी दिन वो भी न, जैसे मौसम खराब हो गया, दिन भर बारिश हो गई तो आदमी निकले नहीं, कोई काम पे नहीं निकला, उनका तो कुछ आमदनी हुई नहीं उनके। अभी बहुत ठंड पड़ रही थी, लोग आना जाना कम कर दिए थे, तो उनकी आजीविका पर असर हुआ ना। और जो कमा रहा है, कुछ बचा दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत हुई। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, रोज कमाने खाने वालों पे जो भारत में तबका सबसे ज्यादा है, गरीबी जो है वो तो आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है, कभी 26%, कभी 37%। मान लीजिए 26% भी गरीबी भारत में मानी जाए तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ के ऊपर है। 26% निकालिए, लगभग कितना हो गया?
लगभग 35 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। और गरीबी रेखा का मानक कितना है, उसमें भी कई समितियों के अनुसार है। कुछ समितियां ये भी मानती हैं कि जो 27 रुपये कमा रहा है, इसका बहुत विरोध हुआ था पिछली गवर्नमेंट में। मनमोहन सिंह ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था कि जो 27 रुपये दिन भर में कमा लेता है वो गरीब नहीं। हाँ, तो ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। इसी तरह इसको इस बजट में पहला क्या है, सप्तऋषि में समावेशी विकास, सबको साथ लेके चला है। और समावेशी का मतलब केवल इसी में नहीं, व्यक्ति को, हर क्षेत्र को, हर उसको, हर जाति को, हर धर्म को, सबको साथ लेके चला जाए। सबके विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं, सबके विकास के, और बनती भी हैं। ये क्या है, मुद्दे योजना ही है। तो ये क्या है, ये समावेशी विकास का ही एक वो है, निःशुल्क है। तो जो बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं और वहाँ रहकर प्रूव नहीं कर सकते, रूम किराया ज़्यादा है, कोचिंगों की फीस ज़्यादा है, उनके लिए क्या है, निःशुल्क है। ये समावेशी विकास का ही एक उदाहरण है कि सबके लिए शिक्षा का जो है अवसर प्रदान किया जा रहा है। और शिक्षा का जो अधिकार है भारत के संविधान में क्या है, वह मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 में 51 में 51 में है, 51 के काम में, और 6 वो 51 वो भी तो शिक्षा से मूल कर्तव्य से चला जाता है ना। वो मूल अधिकार जो है 21 में है। और एक केस आई थी, कभी नोट करना कर लीजिए आप लोग, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। उस वाद में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। एक बच्ची थी मोहिनी जैन नाम की, उनकी फीस वहाँ बहुत ज़्यादा थी, वो जमा नहीं कर पा रही थी, वो कोर्ट चली गई मेडिकल पढ़ाई में। उसी बाद में न्यायालय ने किया था कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, इसको निःशुल्क को किया जाए। लेकिन निःशुल्क तो नहीं किया जा सकता एकदम, इसलिए कुछ न कुछ शिक्षा बहुत महंगी है, जैसे मेडिकल उठ करती, तो वहाँ पे मिनिमम फीस देना ही पड़ता है। और फिर 21 क में जोड़ा भी गया है, 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो मूल अधिकार है। अगर एक इसी में आया था, अभी उत्तर प्रदेश में भी लागू है वो, कि हर स्कूल में 25%, प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। डिसीजन आया था, बहुत से स्कूल लागू कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे हैं। जहाँ लागू नहीं हो रहा वहाँ विवाद की स्थिति हो रही है। समाजसेवी संस्थाएं और लोग उसको ले जाके करा रहे हैं। तो समावेशी विकास में हर चीज का वो समावेश, उसको सब चीजों को शामिल किया जाए। इसमें नोट करेंगे, कुछ नोट कर लीजिए अगर थोड़ा सा। सरकार 2022-23 के बजट में, नहीं 22-23, हाँ बजट में, या ऐसे कर लीजिए, इस बजट में उसी कोई चल रही है, जो समावेशी विकास पे विशेष ध्यान दिया है। समावेशी विकास पे विशेष ध्यान दिया है। सबका साथ, आगे लिखिए, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का पालन विशेष रूप से किसानों, महिलाओं,
युवा, युवा, पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों कामा फिर जनजातियों, दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों का नाम पहले क्या था? और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जो एक नया वो जोड़ा गया अक्षर EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात सभी वंचितों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास को संभव किया गया है। इसमें देखिए सभी वर्ग शामिल हो गए, कोई बच तो रहा नहीं है। जो जोड़ा गया, जैसे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है, हमारे संविधान में भी है। अनुच्छेद 15(3) आपको पढ़ेंगे, महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके लिए महिला भी शामिल हो गई। किसानों के लिए, किसान को अन्नदाता माना जाता है। अगर किसान न रहे, जहाँ का किसान जितना समृद्ध होता है वो देश उतना ही समृद्ध होता है। जितना उत्पादन होगा वहाँ उतनी ही खुशहाली रहेगी। और इसमें सब वर्ग जुड़ गए, कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, जनजातियों को विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनकी अपनी एक संस्कृति होती है। ये माना जाता है कि उनके संस्कृति में हस्तक्षेप भी न किया जाए। जनजातियों के लिए कई योजनाएं भी चलती हैं, केवल जनजातियों के लिए होती हैं कि उनको मुख्यधारा से जुड़ा जाए। बहुत सी जनजातियां हैं आज भी, बहुत आदिम समय की तरह जंगलों में आज भी रहती हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि मुख्यधारा में कैसे इस समय बिजली है, फोन है, टेलीविजन, उनको कुछ इसका पता नहीं है। और कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति, जरवा जनजाति, वहाँ पे उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जाने की रोक है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे समाज में कोई हस्तक्षेप न करे, तो वहाँ आप लोग नहीं जा सकते, हम लोग नहीं जा सकते। कोई विशेष सुविधा उनको देनी हो उस तरह की गवर्नमेंट की अनुमति से या कोई शोध उन पे कर रहा वही कर सकता है। इस तरह इस बजट में पहला समावेशी विकास में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। EWS को भी शामिल कर दिया गया है इसमें। EWS किस संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पूछ भी सकता है पीटी में। अब इसमें अगला पॉइंट है, जैसे इसी समावेशी विकास में कृषि और सहकारिता को महत्व, कृषि और सहकारिता को महत्व। ये टाइम नहीं हुई है? कृषि और सहकारिता को महत्व। इसमें नोट कर लीजिए, आंकड़ा एक है, कृषि देश के सकल मूल्य संवर्धन का 15% हिस्सा है। कृषि देश के सकल मूल्य संवर्धन का, सकल मूल्य उत्पादन भी इसको कह सकते हैं, GDP जिसको कहा जाता है, 15% हिस्सा। GDP में मतलब कृषि का हिस्सा कितना है? 15%। और GDP में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है? सेवा क्षेत्र। और उसको सेवा क्षेत्र को कौन सा वो कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीय। 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और कृषि जो है उसमें
प्राथमिक कारण है एक है जो उद्योग और संरचना है, विनिर्माण है, और तीसरा सेवा सेवा 15% हिस्सा है। यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। आज भी भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है कृषि में लगी है। देखें, नोट करिए, सरकार ने कृषि गतिविधियों के लिए सब्सिडी वाली क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की। 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की। जो सभी चीजों पे गवर्नमेंट किसी में सब्सिडी देती है उसको कितना तक करेगी इस बजट में? 20 लाख करोड़ तक। जैसे कृषि यंत्रों, कृषि योजनाओं पे ब्लॉक में आप लोग देखते होंगे कि जो चीजें मिलती हैं मार्केट में लेंगे ज्यादा आती है कृषि योजना के तहत। जैसे गांव में ट्यूबवेल लगाने के लिए निःशुल्क ट्यूबवेल लगाया जाता है, निःशुल्क कीटनाशक होता है। इसके लिए गवर्नमेंट समय समय पे अनुदान भी देती है, लोन देती है। कुछ आप लोन लेने के बाद पूरा लोन कुछ हिस्सा माफ कर देती है पशुपालन के लिए और चीजों के लिए। अगर अब कृषि बीमा भी हो रहा है, आपकी फसल नुकसान हो गई, लोन लिया आप 10 लाख का, फसल नुकसान हो गई, तो उसमें उसका कृषि बीमा है तो उसका भी कुछ भाग, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ भाग मिल जाता है क्षतिपूर्ति के आधार पे। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? वो किसी भी चीज की क्षतिपूर्ति करती है। सब इंश्योरेंस जो होती है क्षतिपूर्ति करती है, लेकिन LIC जो है वो क्षतिपूर्ति नहीं करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ही आ जाए कि कौन सी बीमा क्षतिपूर्ति की बीमा नहीं, LIC वो क्षति नहीं कर सकती। किसी मनुष्य की अगर मृत्यु हो गई तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। उसके दुख को थोड़ा कम किया जा सकता है पैसा का, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं होती है। और सब है ठीक है, फसल होती तो हम किसी खेत में मान लीजिए 5 लाख खाते, खराब हो गई तो हम 3 लाख पा रहे हैं, कुछ क्षतिपूर्ति हो गई वो अगली साल हो जाएगी। लेकिन मनुष्य जो चला गया तो वापस आएगा नहीं, इसीलिए LIC को क्षतिपूर्ति की बीमा नहीं माना जाता है। और जो बीमा है वो क्षतिपूर्ति की बीमा है। और कृषि के लिए इसमें अवसंरचनात्मक, इसमें भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे जियो टेक्नोलॉजी पंजाब में यूज होती है, हमारे उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नहीं यूज होती है। आप लोग रोटावेटर देखे होंगे, आज से 10 साल पहले रोटावेटर देखा था कोई? कहीं कहीं एक आध गाँव में था जो लोग। अब जो है एक से एक वो आ रही है यांत्रिक को। और पहले कीटनाशक में भी, आज गेहूं में क्या होता है, घास के लिए हर जगह देखेंगे कीटनाशक का छिड़काव कर दिया जाता था, पहले नहीं किया जाता था। इसलिए इसके संरचनात्मक विकास मूल जो है इस पे भी ध्यान दिया गया है कृषि पे। और इसमें एक कार्यक्रम किया गया है आत्मनिर्भर बागवानी, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ये सब समावेशी विकास में बता रहे हैं। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, पौध कार्यक्रम, स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसमें 2200 या 2200 करोड़ रुपए का, लिखिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से या व्यय से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता
पौध सामग्री उपलब्ध कराना। इसमें पौध ही नहीं, इसकी सामग्री भी है, इसीलिए पौध सामग्री की उपलब्ध कराना। और आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आत्मनिर्भर पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जैसे पूछ ले आपके एग्जाम में कि आत्मनिर्भर बागवानी पौध कार्यक्रम क्या है, इसमें 250 करोड़ रुपए। एक योजना है जिसमें ऐसे पौधों का और सामग्रियों का वो किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें पौधे जो हों रोग मुक्त हों और पर्यावरण के अनुकूल हों। जैसे कुछ बहुत सी चीज़ें बढ़ रही है, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को क्षति हो रही है, हमारे स्वास्थ्य को क्षति हो रही है। इसमें इसीलिए यहाँ शब्द यूज किया गया है रोग मुक्त, और हेडिंग में क्या किया है, शौच पद पौध कार्यक्रम। अब अगला इसमें पॉइंट है कृषि ऋण। कृषि ऋण इसमें कृषि ऋण में बागवानी, पशुपालन, नोट करेंगे, नोट करिए, पशुपालन, डेयरी, इसमें आंकड़ा नोट कर लीजिए, आप लोग नहीं भूल जाएगा वो, और जहाँ जहाँ हमको लग रहा है वो हम नोट करा देंगे। पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन, मछली पालन मतलब, पर ध्यान देते हुए हुए 20 लाख करोड़ कृषि ऋण को, ऐसे ध्यान देते हुए कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसी में नोट कर लीजिए, सरकार 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 6,000 करोड़ लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू करेगी। उप योजना शुरू करेगी। उप योजना क्या होती है, कोई योजना चल रही है उसी से एक योजना, एक किसी ऋण जो 20 लाख करोड़ है उसी से 6,000 करोड़ रुपए की ये प्रधानमंत्री मत्स्य योजना शुरू की जा रही है। ये उप योजना होगी उसी में से। इसका उद्देश्य क्या है, मछुआरों, नोट करना कर लीजिए इसका उद्देश्य मछुआरों ये मछली विक्रेता हुई हो गया, मछुआरों की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। देख रहे हैं इसमें सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है, सब वर्ग के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ शामिल किया गया है। मछुआरों की गतिविधियों को बढ़ावा देना। जैसे ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, मछुआरों और मछली विक्रेताओं की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा। कितने की योजना है, 6,000 करोड़। सबसे कठिन क्वेश्चन इसी का होता है, देखेंगे आप लोग, थोड़ा हिंदी भी होता है, इकोनॉमिक्स इसमें कोई पढ़ा है, सब पढ़े हैं। इसकी शब्दावली थोड़ी आप लोग पढ़ेंगे तो कठिन लगती है, हम भी पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, लेकिन नहीं उस पर मैं पूछ रहा हूँ ग्रेजुएशन में कौन कौन है। हाँ इसीलिए नए टीचर आए हैं सर, उनको आपकी बार आए हैं, उनको हम लोग कहे थे पढ़ाने के लिए भी, देखिए हो सकता है अगली बार से।
और जो पढ़ा रहेगा इसमें ऐसी ऐसी शब्दावली होती है उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। और आंकड़ा आएगा एग्जाम में तो 6,000 करोड़ रुपये है, एक में 7,000 करोड़ दे देगा, एक में 8,000 दे देगा।